तो आज की वीडियो में मैं आपको स्वीडिश स्कूल सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे दाखिला लिया जाता है, यहाँ पे स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और एंड पे एक कंपैरिजन होगा इटालियन स्कूल्स और स्कूल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने स्वीडन के किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा। वो आप लोगों को बताएंगे कि आप कौन सी क्लास में जाएंगे, आप कहाँ कौन से स्कूल में जाएंगे और आपके साथ मीटिंग्स करेंगे। मैं अभी स्वीडन में आया हूँ, मैं भी सबसे पहले वहीं गया था। वहाँ उन्होंने मेरा एक मेडिकल चेकअप किया, मेरे पापा और मेरे साथ मीटिंग्स की और फिर मेरे साथ अकेले में मीटिंग्स की। उन मीटिंग्स में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं और कुछ चीज़ें पूछी। और इसके बाद फिर आप लोगों को वो तीन ऑप्शंस देंगे जो आपके सबसे करीब होंगे स्कूल्स, उनके 3 ऑप्शंस होंगे। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से स्कूल में जाना है। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लें उसके बाद आपको 1-2 प्रेजेंटेशंस वो लोग देंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश में, इटालियन में, उर्दू में, पश्तो में तक। वो सारी प्रेजेंटेशंस के बाद वो 1-2 प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसके बाद आपके माँ बाप और आपके साथ 2 मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में वो आपसे पूछेंगे आप घर में क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, आप कितनी देर अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, कितनी देर आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए। फिर आपके साथ 2 कॉन्वर्सेशंस होंगी प्राइवेट में। तो उन 2 प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में वो आपसे पूछेंगे, आपके स्किल लेवल को देखेंगे कि आप किस लेवल पे हैं, आपको कितनी स्वीडिश आती है, आपकी इंग्लिश कितनी है, आप मैथ में आप कितने अच्छे हैं, आप साइंस में। हाँ, अगर आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो आपको एक फ्री बस कार्ड मिलेगा। मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर से कम दूर है तो मैं अपना स्कूल साइकिल पे जाता हूँ, बस पे भी जा सकता हूँ, पर बस कार्ड की पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। और ये जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये अगर आपकी एज कम है, 12 साल से कम है या ज़्यादा है तो उस पर भी डिपेंडेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे स्कूल्स के लिए, वो आपके रहाइश के नज़दीक तरीन स्कूल्स होंगे और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कूल चूज़ करें। मुझे नहीं पता था कि जो मैं इटली में स्विमिंग क्लासेस लेता था उनका मुझे यहाँ पे आके फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे स्विमिंग ना स्कूल के बच्चों के लिए कंपल्सरी है। यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें अगर आपने A लेना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। और मुझे स्विमिंग का पहले से कोई थोड़ा सा तजुर्बा है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो यहाँ का स्कूल आपको हेल्प करेगा स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने में और आपकी फ़ी पे करेगा। So, to have good grades in physical education, you need to participate in every physical activity that the school offers. So, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के अपने एक ग्रेड्स होते हैं और अगर आप हर चीज़ में पास होना चाहते हैं और अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होना चाहते हैं तो आपको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है। और अब आते हैं लैंग्वेज पे। तो स्वीडिश लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है, पर इटली में मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई थी क्योंकि जब मैं इटली रहता था, जब मैं इटली नया आया था तब मैं था भी छोटा और वहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, जबकि यहाँ पे सारे इंग्लिश बोल सकते हैं। आप अपने टीचर से इंग्लिश में बात कर सकते हो, अपने क्लासमेट से, सारों से। इटली में मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे ज़्यादा हेल्प रिसीव हुई थी इटालियन सीखने के लिए। स्वीडन में भी लोग मेरी हेल्प करते हैं, मेरी स्वीडिश क्लासेस होती है, पर मुझे स्टिल लगता है कि इटली में मुझे ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो जब मैं यहाँ पे नया आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हर मंडे को हमारी क्लास जाया करती थी। आधी क्लास शू करने जाती थी, सिलाई कढ़ाई का काम, और आधी क्लास कारपेंटिंग करने जाती थी। फिर मुझे पता चला कि साल के शुरू में 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं।
एक ग्रुप आधे साल तक कारपेंटिंग का काम करता है हर मंडे को, और एक ग्रुप स्विंग का काम करता है वो जब एक दूसरा ग्रुप कारपेंटिंग का काम कर रहा होता है। कारपेंटिंग में अभी फिलहाल मैं एक स्टूल बना रहा हूँ, शू का काम अभी तक मैंने नहीं किया। और मैंने एक चीज़ जो बहुत मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि स्कूल्स में कराएंगे, वो है कि हर थर्सडे को आखिरी 2 घंटे के लिए कुक करवाते हैं। 2 ग्रुप्स होते हैं उसमें भी। पहले एक ग्रुप जाता है घंटे के लिए, वो कुक करता है, फिर वो आता है और वो मैथ पढ़ते हैं, और फिर मेरा ग्रुप जाता है कुक करने के लिए। फिलहाल तक मैंने तकरीबन 6 क्लासेस ले चुका हूँ, मैं 6 या 8 क्लासेस ले चुका हूँ। उसमें मैंने कुकीज़ बनाई, सिनेमन रोल्स, स्पैगेटी, पास्ता, ग्रीक सैलड और 1-2 और चीज़ें। तो एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे स्कूल में आया तो मैं सिर्फ अपना एक बैग लेके गया, कोई स्टेशनरी नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि टीचर्स ने एक साथ में एक इतना बड़ा बॉक्स रखा हुआ होता है, उसके अंदर तकरीबन 50 इरेजर्स होते हैं, 40 पेंसिल्स होती हैं और अराउंड 20 शार्पनर्स होते हैं। वहाँ पे जिस बच्चे ने जाके जो भी लेना हो वो उठा ले, और वहाँ पे साथ में स्केल्स पड़े हुए होते हैं मैथ की क्लास के लिए, और भी बहुत चीज़ें। और अगर आपको बुक्स की ज़रूरत है या कॉपीज़ की ज़रूरत है, वो भी आप टीचर से जाके ले सकते हैं। कॉपी टीचर को आपको हर चीज़ की कॉपीज दे देंगी, और अगर आपकी वो ख़त्म हो जाए तो आप और भी मांग सकते हैं। मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ था, मैं अपनी 9 साल की उम्र तक वहीं रहा। वहाँ से जब मैं इटली गया तो मुझे टीचर्स के बिहेवियर में बहुत बड़ा फ़र्क दिखा। पर जब मैं इटली से स्वीडन आया तो मुझे तब भी टीचर्स के बिहेवियर में एक फ़र्क दिखा। यहाँ की टीचर्स मुझे पर्सनली इटली की टीचर्स से ज़्यादा फ्रेंडली रखती। पर 1-2 चीज़ें मैं इटली के बारे में बहुत मिस करता हूँ। इटली का वेदर, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और इटली का पिज़्ज़ा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।